मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। स्वागत है आपका एलजीएल रिसर्च एकेडमी में। सब्सक्राइब जरूर करें। आज की इस गहन चर्चा में हम एक ऐसे खजाने की बात करने वाले हैं जो हमारे चारों तरफ है, लेकिन जमीन के नीचे दबा हुआ है। बिल्कुल। और ये खजाना न सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हर छात्र के लिए एक बड़ा चक्रव्यूह भी है। हाँ, एकदम सही कहा आपने। मतलब जब भी कोई एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या एमटीएस का पेपर सेट होता है ना, तो खनिजों से जुड़े सवाल जरूर आते हैं। आज हमारा मिशन एकदम स्पष्ट है। खनिजों को याद नहीं किया जाता, उन्हें समझा जाता है। और आज हम उसी विज्ञान को समझेंगे कि कौन सा खनिज धरती के किस कोने में मिलता है। और सबसे जरूरी बात, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इस जमीनी खजाने को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये समझना जरूरी है कि खनिज आखिर है क्या और क्या नहीं है। बिल्कुल। तो हमारे डेटा के हिसाब से खनिज का एक बहुत ही सीधा सा फॉर्मूला है प्रकृति द्वारा निर्मित प्लस खानों से उत्खनन और माइनस मानव हस्तक्षेप। मतलब खनिज वही है जिसमें इंसान का कोई हाथ न हो, शून्य मानव हस्तक्षेप। हाँ, शून्य हस्तक्षेप। अगर एक एनालॉजी से समझें तो ये धरती की एक सीक्रेट रेसिपी है, एक ऐसी अंडरग्राउंड किचन जहां इंसानों की एंट्री पूरी तरह से बैन है। एकदम सही उदाहरण है ये। लेकिन यहां एक सवाल दिमाग में आता है। आजकल तो लैब के अंदर भी सिंथेटिक हीरे बनाए जा रहे हैं, तो क्या वे इस नियम को नहीं तोड़ते? देखिए, ये बड़ा लॉजिकल सवाल है। लैब में बने हीरे तकनीकी रूप से इंसान ने बनाए हैं, इसलिए वो प्राकृतिक खनिज नहीं है। अच्छा, तो उन्हें इस लिस्ट में नहीं रखेंगे? खनिज को बनने में लाखों करोड़ों साल लगते हैं। बाप रे। भयंकर दबाव, ज्वालामुखी की गर्मी और प्राकृतिक रासायनिक प्रक्रियाओं का जो मेल होता है ना, हम इंसान बस उसे खोदकर निकाल सकते हैं, बना नहीं सकते। ये तो स्पष्ट हो गया कि इसकी इकलौती निर्माता प्रकृति है। तो अब आगे बढ़ते हैं इसके महावर्गीकरण की ओर। हाँ, ये जानना बड़ा मजेदार है कि कौन सा खनिज कहाँ मिलेगा। ये पूरी तरह चट्टान पर निर्भर करता है। बिल्कुल। खनिजों को दो बड़े भागों में बांटा गया है। पहला है धात्विक खनिज यानी मेटालिक, जिनमें धातु होती है। ये मुख्य रूप से आग्नेय चट्टानों में मिलते हैं, जिन्हें इग्नियस रॉक्स भी कहते हैं। हाँ, और दूसरा है अधात्विक खनिज यानी नॉन मेटालिक, जिनमें धातु नहीं होती। ये परतदार या अवसादी चट्टानों में मिलते हैं। मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स जैसे कि हीरा, अभ्रक या चूना पत्थर। अच्छा। हर धातु के पिघलने और जमने का तापमान अलग होता है। जो धातुएं भारी हैं, वो सबसे पहले ठोस होकर दरारों में जम जाती हैं और बाकी का लावा आगे बह जाता है। ओहो, तो मतलब अपने अपने सही समय पर जमकर वो अलग हो जाते हैं, खिचड़ी नहीं बनते। कमाल का सिस्टम है ना? और अवसादी चट्टानों में धातु इसलिए नहीं मिलती क्योंकि वहां वो ज्वालामुखी वाली भयंकर गर्मी और दबाव होता ही नहीं है। हाँ, वो तो परतों के जमने से बनती हैं। बिल्कुल, नदियों या हवाओं की लाई मिट्टी और जीवाश्मों से, इसलिए वहां कोयला या चूना पत्थर मिलता है, धातु नहीं। समझ गया। तो मतलब जहां ज्वालामुखी का इतिहास है वहां धातु है। अब बात करते हैं भविष्य की। भविष्य टिका है आणविक खनिजों पर, यानी एटॉमिक मिनरल्स। थोरियम, ग्रेफाइट, लिथियम और सबसे अहम यूरेनियम। इसे तो मेटल ऑफ होप कहा जाता है। भारत में इसके भंडार मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के तुमलापल्ली और झारखंड के जादूगोड़ा में है। हाँ, ये भविष्य की ऊर्जाएं। लेकिन इसे मेटल ऑफ होप क्यों कहते हैं? एक छोटा सा पत्थर हमारी उम्मीद कैसे बन गया? इसे समझने के लिए एनर्जी डेंसिटी को देखना होगा। अगर आप एक पूरी मालगाड़ी भरकर कोयला जलाते हैं, हाँ, तो बहुत बिजली मिलेगी। लेकिन उतनी ही बिजली यूरेनियम के एक छोटे से टुकड़े से पैदा की जा सकती है। कितना छोटा टुकड़ा? बस आपकी उंगली के पोर के बराबर। सच में? उंगली के बराबर का टुकड़ा और एक मालगाड़ी बराबर ऊर्जा? बिल्कुल, और वो भी बिना कार्बन उत्सर्जन के। इसीलिए ये मेटल ऑफ होप है। और जो देश इस तकनीक में महारत हासिल कर लेगा, वो भविष्य की वैश्विक राजनीति में सबसे ताकतवर होगा। तो तुमलापल्ली और जादूगोड़ा सामरिक नजरिए से भी बहुत अहम है। धात्विक खनिजों के परिवार के अंदर चलते हैं। यहाँ भी चुंबकत्व और लोहे के आधार पर एक बड़ा बंटवारा है। हाँ, लोह धातुएं और अलोह धातुएं। बिल्कुल। लोह धातुएं यानी फेरस, जिनमें लोहे का अंश होता है, जैसे लौह अयस्क, मैंगनीज, क्रोमियम, निकल। और दूसरी तरफ अलोह धातुएं, जिनमें लोहा बिल्कुल नहीं होता, जैसे सोना, चांदी, तांबा, बॉक्साइट। हाँ, अब यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मेरे पास एक बहुत ही मजेदार ट्रिक है लोह धातुओं को याद रखने की। अच्छा,
क्या ट्रिक है? ट्रिक है लो मैक्रोनी। देखिए, लो से लौह अयस्क, मै से मैग्नीज, क्रो से क्रोमियम और नी से निकिल। अरे वाह, ये तो वाकई बहुत आसान हो गया। परीक्षा में अगर भूलने लगे तो बस मैक्रोनी याद कर लीजिए। याद रखने के लिए तो ये शानदार है। चलिए अब जरा भारत की औद्योगिक रीढ़ की हड्डी पर डीप डाइव लगाते हैं, लौह अयस्क यानी आयरन ओर पर, जो मुख्य रूप से धारवाड़ चट्टानों में मिलता है। हाँ, और गुणवत्ता के आधार पर इसके 4 प्रकार हैं। इनको पहचानने की भी एक ट्रिक है। सबके नाम के अंत में टाइट या इट आता है। बिल्कुल, जैसे मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। हाँ, मैग्नेटाइट में 72% लोहा होता है। ये काले रंग का सबसे बेस्ट अयस्क है। और फिर है हेमेटाइट, जिसमें 60 से 70% लोहा है। और सबसे कमाल की बात यह है कि भारत का 80% लोहा अयस्क यही हेमेटाइट है। हाँ, इसके अलावा लिमोनाइट और सिडेराइट्स भी है, जो थोड़े निम्न कोटि के होते हैं। अगर मैं इसकी तुलना कॉफी से करूं, कॉफी से? वो कैसे? तो मैग्नेटाइट एकदम स्ट्रॉन्ग एस्प्रेसो शॉट है, सबसे बेहतरीन। लेकिन हेमेटाइट वो रेगुलर हाउस ब्लेंड है, जिसपे पूरे भारत की सुबह चल रही है। बहुत सटीक एनालॉजी है ये 80% हेमेटाइट भारत के नक्शे पर छिपा कहाँ है? ये मुख्य रूप से कुछ खास राज्यों में है, जैसे उड़ीसा में मयूरभंज जिले की गुरुमहिशानी और बादाम पहाड़ की खदानें। और झारखंड में? पंसीराबुरु और बड़ाबुरु। पर एक नाम जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है, वो है छत्तीसगढ़ का बेलाडेला। हाँ, दंतेवाड़ा का बेलाडेला। हमारे डेटा के हिसाब से ये पूरे भारत की एकमात्र मशीनीकृत यानी मैकेनाइज्ड खदान है। पर सिर्फ यही क्यों? ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्या बताता है? जब हम मशीनीकृत कहते हैं तो सिर्फ 2-4 ट्रकों की बात नहीं है। दंतेवाड़ा का इलाका बहुत दुर्गम है और वहां से भारी मात्रा में अयस्क निकालना इंसानों के बस का नहीं है। मतलब स्केल बहुत बड़ा है वहां का। हाँ, इसे ऐसे समझिए कि वहां जो अर्थ मूवर ट्रक चलते हैं, उनके टायर ही एक आम इंसान के कद से 2 गुने बड़े होते हैं। बाप रे, एक टायर इतना बड़ा? बिल्कुल। और वहां से लोहे को पाइपलाइनों के जरिए स्लरी बनाकर विशाखापट्टनम भेजा जाता है। पाइपलाइन से लोहा? हाँ, क्योंकि ये उच्च कोटि का अयस्क सिर्फ भारत में इस्तेमाल नहीं होता, जापान को निर्यात होता है। जापानी डिमांड पूरी करने के लिए इसे वर्ल्ड क्लास बनाना ही पड़ा। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग रहा है। सर्वोत्तम गुणवत्ता का ताज हेमेटाइट के पास नहीं है। हाँ, वो तो आपने बताया कि मैग्नेटाइट सबसे प्रीमियम है, तो मतलब ये एक वीआईपी गेस्ट की तरह हो गया ना? एकदम सही। चीट शीट में इस वीआईपी लोहे का एक बहुत खास पता दिया गया है, कर्नाटक की कुद्रेमुख खदान। अब मुझे एक बात खटक रही है, जब पूरे भारत में हेमेटाइट भरा पड़ा है, तो सिर्फ कुद्रेमुख में ही ये मैग्नेटाइट क्यों मिलता है? इसका जवाब वहां के भूगोल में है। कुद्रेमुख, जिसका कन्नड़ में मतलब होता है घोड़े का मुख, ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है। लाखों साल पहले वहां ज्वालामुखीय गतिविधियों की वजह से जो दबाव और तापमान बना, उसने वहां के अयस्क को मैग्नेटाइट में बदल दिया। अरे वाह, मतलब प्रकृति की अपनी एक अलग भट्टी थी वहां। बिल्कुल। और मैग्नेटाइट नाम ही मैग्नेटिक यानी चुंबकीय गुणों से आता है। इसमें एक प्राकृतिक चुंबकत्व होता है। और केवल कुद्रेमुख ही नहीं, कर्नाटक में बाबा बुधन की पहाड़ी और बेलारी, ये भी इसी बेल्ट में आते हैं। अच्छा, तो बाबा बुधन की पहाड़ी और बेलारी से भी यही मैग्नेटाइट निकलता है? हाँ, परीक्षक अक्सर इन 3 नामों को एक साथ ऑप्शन में देकर सवाल पूछते हैं। तो कर्नाटक की ये बेल्ट तो एक तरह से प्रीमियम लोहे की तिजोरी हो गई। लॉ एस की इस चर्चा में एक राज्य ऐसा है जिसका नाम सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। राजस्थान के बारे में बात कर रहे हैं आप? हाँ, मतलब राजस्थान का नाम लेते ही दिमाग में रेगिस्तान, रेत और संगमरमर आता है। पर नोट्स में उदयपुर जिले के कुछ नाम हैं, जैसे नाथरा की पाल, थूर और हुंडे। यहां भी लोहा मिलता है क्या? बिल्कुल मिलता है। और ये ना पूरी तरह से एक एग्जामिनर ट्रैप है। ट्रैप कैसे? मतलब जो उम्मीदवार ऊपर से पढ़ता है, वो कभी भी लोहे को राजस्थान से नहीं जोड़ेगा। वो विकल्पों में से ओडिशा या कर्नाटक पर टिक लगा देगा। हाँ, लॉजिकल भी वही लगता है। पर उदयपुर के जो अरावली वाले क्षेत्र हैं, खासकर नाथरा की पाल, थूर और हुंडे, वहां लोहे के अच्छे भंडार हैं। ये तथ्य उन छात्रों को फिल्टर करने के लिए रखा जाता है जो तुक्का मारते हैं। वाह, तो मतलब भूगोल का सतही ज्ञान खतरनाक हो सकता है। नाथरा की पाल को याद रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अब तक तो हमने लोहे की बात की, जो हमारी अर्थव्यवस्था का ढांचा बनाता है। मिडिल पार्ट का क्विज है, भारत में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क कौन सा पाया जाता है? कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए अब टॉपिक पे आते हैं।
अब तक तो हमने लोहे की बात की, जो हमारी अर्थव्यवस्था का ढांचा बनाता है। लेकिन विज्ञान का एक कड़वा सच ये भी है कि लोहे का सबसे बड़ा दुश्मन है ऑक्सीजन और नमी, जो मिलकर जंग लगाते हैं। हाँ, रस्टिंग की समस्या। तो अगर हमारे पास लोहे के इतने विशाल ढांचे हैं तो उन्हें बचाने के लिए एक बॉडीगार्ड तो चाहिए ना, और वो बॉडीगार्ड है जस्ता, जिसे हम जिंक कहते हैं। एकदम सही उपमा दी है आपने। तो लोहे से आगे बढ़कर अब इस जस्ते की बात करते हैं और साथ ही चांदी की भी। अभी राजस्थान का जिक्र हुआ था। नोट्स के हिसाब से जस्ते के मामले में तो राजस्थान पूरी की पूरी एक तिजोरी ही है। ये तिजोरी शब्द यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। जब भारत में जस्ते के उत्पादन की बात आती है तो राजस्थान का एक छत्र राज है, मतलब पूरी तरह से एकाधिकार या मोनोपोली है। और ये लोहे को बचाता कैसे है? लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की एक परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को गैल्वनाइजेशन कहते हैं। अच्छा, गैल्वनाइजेशन, ये तो विज्ञान का सवाल हो गया। हाँ, और इस महत्वपूर्ण धातु का लगभग सारा हिस्सा राजस्थान से आता है, जैसे उदयपुर का जावर क्षेत्र और राजपुर दीवारी, फिर भीलवाड़ा का रामपुरा आगूचा, इसके अलावा डूंगरपुर, अलवर, बांसवाड़ा और सुरोही के कुछ क्षेत्र। मतलब राजस्थान के दक्षिणी हिस्सों में ये भरपूर है। लेकिन जहाँ मोनोपोली होती है वहाँ अपवादों से भी तो सवाल बनते हैं ना। क्या पूरे भारत में राजस्थान के बाहर कहीं और जस्ता नहीं मिलता? यहीं पर परीक्षक फिर से गोगली डालते हैं। भारत में जस्ते का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपवाद है जो सिक्किम राज्य में है। सिक्किम, हिमालय के पास? जी हाँ, सिक्किम का एक क्षेत्र है भोटांग। वहां से भी जस्ते का खनन होता है। अब जब परीक्षा के विकल्पों में भोटांग दिखता है तो लोग उसे पहाड़ समझकर इग्नोर कर देते हैं। ये तो बहुत ही सॉलिड पॉइंट है, भोटांग को याद रखना होगा। चीट शीट में मुझे एक और तथ्य बहुत पेचीदा लगा। क्या था वो? वहां लिखा है कि राजस्थान के रामपुरा अगूचा में जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, उसे ब्रिटेन की मदद से विकसित किया गया था। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड सिर्फ एक खदान नहीं है, ये हमारे तकनीकी विकास और विदेशी सहयोग का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मतलब खनिज जमीन से निकालना काफी नहीं है, उसे हवा में उड़ने से रोकना भी आना चाहिए। सही कहा। और जहां तक जावर की खान का सवाल है, ये सिर्फ जस्ते के लिए नहीं जानी जाती। नोट्स में लिखा है कि ये भारत में चांदी निकालने के लिए भी सबसे ज्यादा मशहूर है। तो क्या जस्ता और चांदी एक ही खदान से निकलते हैं? ये कैसा संयोग है? ये कोई संयोग नहीं है, ये भूविज्ञान का एक नियम है। कुछ खनिज हमेशा साथ मिलते हैं। इन्हें जुड़वा खनिज या पॉलीमेटैलिक ओर्स कहते हैं। जुड़वा खनिज कौन कौन से? जमीन के नीचे सीसा यानी लेड, जस्ता और चांदी अक्सर एक ही चट्टान में मिलते हैं। इस अयस्क को गैलेना कहा जाता है। तो जब हम जस्ता निकालते हैं तो चांदी मुफ्त में मिल जाती है? हाँ, एक तरह से। मुख्य उत्पाद सीसा और जस्ता होता है और सह उत्पाद यानी बाय प्रोडक्ट के रूप में चांदी मिल जाती है। इसीलिए जावर की खान भारत में चांदी की सबसे बड़ी उत्पादक है। ये तो याद रखना बहुत आसान हो गया। जस्ता याद किया तो चांदी अपने आप याद हो गई। चलिए, अब धातुओं की इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब उन खनिजों की बात करते हैं जो मानव सभ्यता के बहुत करीब रहे हैं। तांबा और सोना। बिल्कुल। एक वो जिसके तारों में हमारी पूरी डिजिटल दुनिया दौड़ रही है, तांबा, और दूसरा वो जिसके लिए न जाने कितने साम्राज्य लड़े और मिट गए, सोना। तांबे की बात करते ही इतिहास और भूगोल दोनों मिल जाते हैं। उनमें से एक है जिसे इंसानों ने इस्तेमाल किया। आज इसकी विद्युत सुचालकता मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसे इतना अहम बनाती है। और तांबे का नाम आते ही भारत में सबसे पहला नाम कौन सा आता है? राजस्थान की खेतड़ी खान। इसका इतिहास बहुत पुराना है। इतिहासकार तो ये भी मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग भी अपने औजारों के लिए इसी खेतड़ी से तांबा निकालते थे। अरे वाह, हड़प्पा के समय से खेतड़ी का नाम तो वाकई बहुत मशहूर है। लेकिन नोट्स में एक और नाम है जिस पर काफी जोर दिया गया है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले का मलाज खंड। हाँ, मलाज खंड। ये नाम खेतड़ी जितना आम तो नहीं है, पर मुझे लगता है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इसे तांबे के साथ हमेशा के लिए जोड़ लेना चाहिए। बिल्कुल। राजस्थान का खेतड़ी और मध्य प्रदेश का मलाज खंड, ये दोनों तांबे के सबसे बड़े केंद्र हैं भारत में। अब तांबे से आगे बढ़ते हैं दुनिया की सबसे बेशकीमती धातु की तरफ, सोने की तरफ। स्वर्ण भूमि या लैंड ऑफ गोल्ड का क्या रहस्य है? सोने के मामले में ना भारत का भूगोल बहुत ही एक तरफा है, मतलब एकाधिकार है। भारत का लगभग 80% सोना केवल एक ही राज्य से आता है और वो है कर्नाटक। 80%? तभी इसे सोने की भूमि कहा जाता है।
हाँ, और कर्नाटक में सोने की 2 सबसे प्रसिद्ध खदानें हैं, कोलार और हट्टी। कोलार गोल्डफील्ड्स यानी केजीएफ पर तो इतनी बड़ी फिल्में भी बन चुकी हैं। बिल्कुल, केजीएफ तो अब हर किसी की जुबान पर है। लेकिन मुझे यहाँ फिर से परीक्षा बनाने वालों की मानसिकता पर एक सवाल पूछना है। पूछिए। जब कर्नाटक अकेले 80% सोना दे रहा है और कोलार जैसी खादानें इतनी मशहूर हैं, तो क्या वजह है कि परीक्षाओं में बार-बार आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले की रामगिरी की खानों के बारे में पूछा जाता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसे परीक्षा के मनोविज्ञान में फिल्टर क्वेश्चन कहते हैं। फिल्टर क्वेश्चन मतलब भीड़ को अलग करने के लिए। बिल्कुल। परीक्षक जानता है कि कोलार का नाम तो उस इंसान को भी पता है जिसने किताब नहीं खोली, बस सिनेमा देखा है। अगर कोलार पर सवाल आया तो सब सही जवाब देंगे। तो फिर कंपटीशन कहाँ बचेगा? सही कहा। रामगिरी की खानों का महत्व ये नहीं है कि वहां से बहुत सोना निकलता है। महत्व ये है कि ये एग्जाम स्पेसिफिक है। जो छात्र ये जानता है कि रामगिरी आंध्र प्रदेश में है और सोने के लिए जानी जाती है, उसने सच में पढ़ाई की है। तो मतलब ये सवाल रटने वालों और गहराई से समझने वालों के बीच एक लकीर खींच देता है। एकदम सही। ये उन सभी उम्मीदवारों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है जो सिर्फ मशहूर नाम रट रहे हैं। रामगिरी को दिमाग में हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। खैर, अब इस खनिजों के सफर के अंतिम पड़ाव पर आते हैं। हीरा और बॉक्साइट। हाँ, एक तरफ प्रकृति की सबसे कठोर और महंगी चीज है हीरा, और दूसरी तरफ वो धातु है जिसका हम रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, एल्यूमिनियम का मूल स्रोत बॉक्साइट। हीरे के मामले में तो मुझे लगता है भारत का नक्शा बहुत सीमित है। हाँ, हीरे के खनन के मामले में भारत का नक्शा सिर्फ एक बिंदु पर आके टिक जाता है। भारत में हीरे का खनन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में ही केंद्रित है। पन्ना की खदानें। हाँ, हीरा असल में कार्बन का ही एक रूप है जो पृथ्वी की गहराई में बहुत ज्यादा दबाव और तापमान की वजह से क्रिस्टल में बदल जाता है। भारत में पन्ना वो इकलौती बड़ी जगह है जहां ये भौगोलिक परिस्थिति बनी और आज भी खनन जारी है। हीरे की चमक तो सबको अपनी तरफ खींचती है, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से जिस खनिज की कहानी सबसे ज्यादा आकर्षक लगती है वो बॉक्साइट है। बॉक्साइट? क्योंकि देखिए, ये खदान से निकलते वक्त एकदम साधारण लाल मिट्टी या किसी आम पत्थर जैसा दिखता है। मतलब इसे देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि इससे वो चमचमाता और हल्का एल्यूमिनियम निकलेगा। हाँ, जिससे हवाई जहाज बनते हैं। बिल्कुल, स्पेसक्राफ्ट बनते हैं, या हम रोज अपना खाना पैक करते हैं फॉइल पेपर में। ये ना एक बंद तिजोरी जैसा लगता है जिसके अंदर खजाना छुपा है। ये बंद तिजोरी वाली बात वैज्ञानिक तौर पर एकदम सटीक है। बॉक्साइट सीधे तौर पर कोई धातु नहीं है। ये एल्यूमिनियम का अयस्क या ओर है। और यही सवाल बार बार पूछा जाता है ना। हाँ, बुनियादी सवाल यही आता है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। एल्यूमिनियम प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं मिलता क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ बहुत मजबूती से जुड़ जाता है। बॉक्साइट उसी जुड़ाव का नतीजा है। तो इस तिजोरी को तोड़ते कैसे हैं? इसे तोड़ने के लिए सिर्फ आग की नहीं बल्कि भारी मात्रा में बिजली की जरूरत होती है, जिसे इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। और इसी मुश्किल प्रक्रिया की वजह से एक समय था जब एल्यूमिनियम सोने से भी ज्यादा महंगा था। बाप रे, सोने से भी महंगा? और ये बॉक्साइट वाली तिजोरी भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाते हैं? नोट्स के हिसाब से इस मामले में झारखंड सबसे आगे है और वहाँ 3 विशेष क्षेत्रों के नाम हैं जो छात्रों को याद रखने चाहिए: लोहरदगा, लातेहार और गुमला। लोहरदगा, लातेहार और गुमला। हाँ, ये वो जगह हैं जहाँ की लाल मिट्टी में हवा में उड़ने वाले जहाजों की ताकत छिपी है। क्या बात है। चलिए, अब अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा को एक मास्टर चीट शीट के रूप में समेटें, तो आप उन सुपरलेटिव तथ्यों को कैसे रिवाइज करेंगे जो परीक्षा हॉल में तुरंत याद आने चाहिए? मैं इसे बहुत ही तेजी से रिकैप करती हूँ। सबसे बड़ी मशीनीकृत खान छत्तीसगढ़ की बेलाडीला, जहाँ से लोहा जापान जाता है। बिल्कुल। सर्वोत्तम गुणवत्ता का चुंबकीय लोहा कर्नाटक का कुद्रेमुख, जो मैग्नेटाइट है। जस्ते के एकाधिकार वाला राज्य राजस्थान। और वो जस्ता रिफाइनरी? हाँ, वो जस्ता रिफाइनरी जो ब्रिटेन की मदद से बनी रामपुरा अगुचा की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। फिर सोने की भूमि कर्नाटक, जहां से 80% सोना आता है। और सोने का वो अपवाद वाला सवाल, आंध्र प्रदेश की रामगिरी खान। और हीरा? हीरे का इकलौता बड़ा केंद्र मध्य प्रदेश का पन्ना। और अंत में एल्यूमिनियम का मूल स्रोत बॉक्साइट, जिसके लिए झारखंड के लोहरदगा, लातेहार और गुमला प्रसिद्ध है। वाह, ये एक ऐसा ऊर्जावान सारांश है जो किसी भी भटकते हुए छात्र को वापस ट्रैक पर ला सकता है।
आज की चर्चा से ये तो एकदम साफ हो गया कि भूगोल के नक्शे पर जो सिर्फ बिंदु नजर आते हैं, उनके पीछे इतिहास, कूटनीति और विज्ञान की कितनी गहरी परतें हैं। सही बात है। लेकिन इस चर्चा को विराम देने से पहले एक ऐसा विचार सामने आना चाहिए जो हमें स्रोतों से परे जाकर कुछ नया सोचने पर मजबूर करे। देखिए, आज के हमारे नोट्स में 2 ऐतिहासिक तथ्य बहुत उभर कर सामने आए। पहला कि बेला डिला की विशाल खदान से निकला उत्तम लोहा हम सीधे जापान को भेजते हैं, क्योंकि उनके पास बेहतरीन स्टील बनाने की तकनीक है। हाँ। और दूसरा कि राजस्थान में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना के लिए हमें जस्ता गलाने की तकनीक ब्रिटेन से लानी पड़ी। बिल्कुल, ये दोनों बातें हमने डिस्कस की। तो सोचने वाली बात यह है, क्या किसी देश की वास्तविक अमीरी और ताकत सिर्फ इस बात में है कि उसकी जमीन के नीचे प्राकृतिक संसाधनों का कितना बड़ा भंडार छुपा है, या असली संप्रभुता इस बात में है कि वो देश उन संसाधनों का इस्तेमाल करने के लिए किस तरह की उन्नत तकनीक विकसित करता है और वैश्विक व्यापार में अपनी शर्तें कैसे तय करता है? बहुत ही गहरा सवाल है ये। क्योंकि बिना तकनीक के ये खनिज सिर्फ पत्थर हैं और बिना दूरदृष्टि के ये सिर्फ निर्यात का कच्चा माल बनकर रह जाते हैं। ये वाकई एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देश के भविष्य की दिशा तय करेगा। जमीन के नीचे दबी हुई उस भारी भरकम तिजोरी से लेकर दुनिया भर में फैले व्यापार के बारीक नक्शे तक खनिजों की एक गहन चर्चा हमें बहुत कुछ सिखाती है। मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब आप भारत का नक्शा देखेंगे तो सिर्फ राज्यों की सीमाएं नहीं, बल्कि कुद्रेमुख, बेलाडीला, खेतरी, पन्ना और रामगिरी की वो छुपी हुई दौलत और रणनीतियां भी स्पष्ट दिखाई देंगी। ऐसी और ज्ञानवर्धक चर्चाओं के लिए LGL रिसर्च अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।